इनफर्टिलिटी, पीरियड्स, प्रेगनेंसी, मेनोपॉज और वुमेन हेल्थ से जुड़े कई सवाल। क्या आप भी इन सवालों के सही और वैज्ञानिक जवाब जानना चाहते हैं? जानिए वुमेन्स हेल्थ से जुड़े जरूरी फैक्ट्स, मिथ्स और हेल्थ टिप्स आचरण पॉडकास्ट में ग्वालियर की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर निधि गोयल के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभांजलि तोमर और आप देख रहे हैं आचरण पॉडकास्ट। तो आज की हमारी गेस्ट हैं ग्वालियर की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर निधि गोयल। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट मैम। सो सबसे पहले आई वांट टू नो आपका इंट्रोडक्शन एंड आपकी मेडिकल जर्नी के बारे में। आई एम डॉक्टर निधि गोयल। मैंने अपनी MBBS मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली से की है। मेरा MS ऑब्जन गायनी सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर से है। उसके बाद मैंने DNB किया है और साथ में मैंने लैप्रोस्कोपी और इनफर्टिलिटी की फेलोशिप्स भी की हैं। और उसके बाद से मैं काफ़ी साल से प्राइवेट प्रैक्टिस में हूँ। आपने गायनेक बनना ही क्यों चूज़ किया? गायनी एक बहुत ही होलिस्टिक ब्रांच है जो फ्रॉम एडोलेसेंस टू मेनोपॉज, फ्रॉम बीइंग प्रेग्नेंट टू फॉलोइंग डिलीवरी पोस्टपार्टम सब चीज़ें कवर करती है। और क्योंकि ये सर्जिकल ब्रांच है इसलिए मैंने इसे चूज़ किया। ओके, तो इसको चूज़ करने के पीछे कोई स्पेसिफिक रीज़न या कोई मोटिवेशन या कोई पर्सन ऐसा कुछ? हर लेडी जिसको ज़रूरत है एक अच्छे डॉक्टर की, शायद वही मेरा मोटिवेशन है। तो हम थोड़ा सा आपकी स्टूडेंट लाइफ की जर्नी के बारे में जानेंगे। आपने कैसे शुरू किया, आपने किस किस जगहों पर पढ़ा एंड आपके कोई एक्सपीरियंसेस कैसे थे, आपके टीचर्स ने आपकी कितनी हेल्प की? मेरी स्टूडेंट लाइफ बहुत अच्छी रही। मेरा स्कूल जो था फरीदाबाद में था, तो वहाँ पे दिल्ली पब्लिक स्कूल था, उससे पहले मॉडर्न विद्या निकेतन में थी। दोनों स्कूल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे मेरी स्टूडेंट जर्नी में। टीचर्स बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही ज़्यादा हमें हर चीज़ के लिए प्रमोट करते थे और एज अ स्टूडेंट मैं काफ़ी अच्छी रही थी। एंड मैंने 11th और 12th में कोचिंग ली थी मेडिकल की और उसके बाद मेरा सिलेक्शन मौलाना आज़ाद में हो गया था। आज के टाइम में जब लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी और क्योटिक हो चुकी है, उस टाइम पे सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स क्या हैं जो आपको विमेंस में देखने को मिलती हैं? आजकल OPD में मोस्ट कॉमनली PMOS जो पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, जो पहले जिसको PCOD बोला जाता था, वो देखा जा रहा है। इसके अलावा बांझपन जो इनफर्टिलिटी है वो देखा जा रहा है। एंडोमेट्रियोसिस काफ़ी कॉमन होता जा रहा है। साथ में हम कैंसर्स आजकल बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, जैसे कि सर्वाइकल कैंसर एंड यूट्राइन कैंसर, ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ये बहुत कॉमन होते जा रहे हैं आजकल। सर्वाइकल कैंसर के अर्ली सिम्टम्स किस टाइप के होते हैं? सर्वाइकल कैंसर बहुत ही साइलेंट कैंसर होता है, तो इनिशियली बहुत सिम्टम्स नहीं आते हैं। पेशेंट को माइल्ड सा वजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है या इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है, जो कि एज सिम्टम्स प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इनको अर्ली डिटेक्शन इसीलिए इस कैंसर में बहुत ज़रूरी है पैप स्मीयर्स। तो अगर किसी की मेंस्ट्रुअल साइकिल जो इरेगुलर है, लाइक फॉर द ईयर्स उनकी साइकिल इरेगुलर ही है, समटाइम्स इट कम्स अर्ली, समटाइम्स इट कम मिड ऑफ द मंथ और कभी कभी लास्ट में भी आ जाते हैं, तो क्या इस स्थिति में किसी को अपना चेकअप कराना इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल बिल्कुल, आपको चेकअप कराने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर अनियमित माहवारी होती है या फिर पीरियड्स के दौरान आपको दर्द होता है या फिर पीरियड्स के बीच में अगर आपको ब्लीडिंग होती है, तो इस कंडीशन में आपको अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करना चाहिए। एक बहुत कॉमन सा चीज़ है जो हमारी मदर्स मोस्टली बोलती हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान आपको पेन किलर्स नहीं लेने चाहिए। तो व्हाट अबाउट दैट, कि ऐसा क्यों है? ये एक तरह से सही बोल रहे हैं, क्योंकि पेन किलर्स अगर आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के लेंगे तो वो हमारे लिवर और किडनी पे अफेक्ट कर जाते हैं। तो कोई भी अगर आप पेन किलर ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके सेफ पेन किलर लें। पेन किलर्स लेना मना नहीं है, बट यू हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर। अभी जैसे एक नॉर्मल रूटीन है, उसमें हम रूटीन चेकअप, जैसे हमारा पूरी बॉडी का रूटीन चेकअप होता है, तो उसी तरह क्या गायनेक को रेगुलरली दिखाना इम्पॉर्टेंट होता है? यस, कोई भी लेडी जो 21 साल से ऊपर है उसे हर साल अपने गायनेकोलॉजिस्ट से एक बार मिलना चाहिए, और अगर कोई दिक्कत है तो इमीडिएटली मिलना चाहिए। कितना फ्रीक्वेंसी में या मतलब
एज वाइज इसमें कोई डिफरेंस आता है कि अगर कोई छोटी बच्ची है अराउंड वो अपने टीनेजर्स में है, या कोई अडल्ट है, या कोई आफ्टर प्रेगनेंसी कोई विमेन है जो मैरिड है, तो क्या इन अलग अलग एज ग्रुप्स के लोगों के साथ रेशियो भी अलग अलग होता है चेकअप कराने का? ऐसा कुछ नहीं है। 21 साल के बाद हम चाहेंगे कि आप हर साल हमारे से एक बार आके मिलें, बट गायनोकोलॉजी इज़ फ्रॉम एडोलेसेंस टू मीनोपॉज। तो अगर कोई बच्ची है जिसके पीरियड शुरू हुए हैं, उसमें अनियमित पीरियड्स आ रहे हैं, तो उसको भी आके दिखाना चाहिए। पीरियड्स चले जाते हैं और कई प्रॉब्लम्स मीनोपॉज जिसको बोलते हैं, अगर वो है तो भी गायनोकोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए। प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट करने से पहले हमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए? प्रेगनेंसी सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो हस्बैंड और वाइफ दोनों को इसमें सहमत रहना चाहिए। आप फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली और फाइनेंशियली रेडी होने चाहिए। प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आप अपने गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाके एक प्री कंसेप्शनल चेकअप करा सकते हैं। इसमें कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, एग्जामिनेशन किया जाता है। तो अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो उसको नॉर्मलाइज किया जाता है। अगर आपके शुगर में कुछ गड़बड़ है तो उसके लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। थायराइड के को नॉर्मल किया जाता है, ताकि अगर हम प्रेग्नेंट हों तो हम एक हेल्दी प्रेगनेंसी कैरी कर पाएँ। ऐसे ही आपको फोलिक एसिड की गोली स्टार्ट की जाती है ताकि बच्चे में कोई बनावटी खराबी ना आए। अगर आपकी कोई दवाइयाँ पहले से चल रही हैं तो उन दवाइयों को कई बार मॉडिफाई किया जाता है ताकि वो प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत ना करें। पहले के टाइम पे अगर हम अपनी मदर्स को बताते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, अगर हम इस प्रॉब्लम को डायग्नोस करवा लेते हैं, तो वो अक्सर बोलती हैं कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। पहले के टाइम पे क्योंकि PCOS और PCOD के बारे में लोग बात नहीं करते थे या ये होती नहीं थी, क्या रीज़न है? सबसे पहले मैं बोलूँगी कि PCOD का अब नाम रिसेंटली बदल दिया गया है। इसको PMOS बोलते हैं क्योंकि ये एक मिसनोमर के नाम से नेम किया गया था। अब इसका नाम है पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो इसमें क्या होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ओवरीज जितना नॉर्मली फंक्शन करती हैं वैसे कर नहीं पाती हैं। इसकी वजह से कई लेडीज़ को वेट गेन होता है, इरेगुलर पीरियड्स आने लगते हैं, फेस पे बाल, एक्ने या फिर हेयर लॉस, इस तरह की चीज़ें, इनफर्टिलिटी, प्रेगनेंसी होने में दिक्कत, ये चीज़ें इसमें बहुत कॉमन हैं। और डेफिनेटली जैसे आप बोल रहे हैं कि आप हमारी मदर्स की एज में शायद ये इतना कॉमन नहीं था, क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। जैसे ही हमारी लाइफस्टाइल वेस्टर्नाइज होती जा रही है, हमारी एक्सरसाइज कम होती जा रही है, हमारा वेट बढ़ता जा रहा है, और इसकी वजह से सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से ये बहुत कॉमन हो गया है। अभी के टाइम पे इनफर्टिलिटी इतनी तेजी से कैसे बढ़ रही है? इनफर्टिलिटी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हमारी जिस एज में हम लोग कंसीव कर लेते थे वो अब बढ़ती जा रही है। हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में लोग 20, 21, 25 साल तक तो 2 बच्चे यूजुअली हो जाते थे। अब प्रेगनेंसी की जो एज है, फर्स्ट प्रेगनेंसी की 30-35 होती है, जिसमें हमारी फर्टिलिटी जब तक काफ़ी कम हो चुकी होती है। अगर कोई IVF ट्रीटमेंट्स लेते हैं तो वो ट्रीटमेंट्स हेल्दी होते हैं बॉडी के लिए, या उसके भी कोई प्रॉब्लम्स बाद में क्रिएट होती हैं उससे? IVF ट्रीटमेंट हेल्थ पे बहुत अफेक्ट नहीं करता है। डेफिनेटली वो फिजिकली और मेंटली थोड़ा टैक्सिंग होता है। मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें देयर वाज अ विमेन जो फॉरेनर थी आई गेस, और वो ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी वो बहुत हैवी वेट लिफ्ट कर रही थी। इट वाज अराउंड 200, 120, 180, दिस वाज द लिफ्टिंग वेट, और वो डेड लिफ्ट, पावर लिफ्ट, स्क्वाट्स, ये सारी चीज़ें कर रही थी। तो क्या ये बॉडी के लिए अच्छी होती है? प्रेगनेंसी के दौरान लोग ये कर सकते हैं इतनी हैवी लिफ्टिंग? अगर आप पहले से कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं बिफोर गेटिंग प्रेग्नेंट, आपको बिल्कुल वो कंटिन्यू करनी चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो भी आपको बिल्कुल सेडेंटरी नहीं रहना चाहिए, आपको कोई ना कोई एक्सरसाइज करते रहना चाहिए आफ्टर कंसल्टिंग योर गायनेकोलॉजिस्ट। अभी के टाइम पे प्रेगनेंसी के दौरान कोई टिप्स या कोई ट्रिक्स जो अर्ली प्रेगनेंसी में लोगों को करनी चाहिए, वुमेन्स को उसका ध्यान रखना चाहिए, कुछ ऐसा? अगर आप प्रेग्नेंट होते हैं तो सबसे पहले आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप फोलिक एसिड की टैबलेट पहले 3 महीने लें। इसके अलावा अपनी डाइट पे ध्यान दें। पहले 3 महीने में यूजली पेशेंट्स को भूख कम लगती है या फिर नोजिया या फिर वॉमिटिंग होती है, जिसकी वजह से वो इतना खाना नहीं खा पाते हैं। तो हम पेशेंट्स को यही कहते हैं कि जो आपसे खाया जा रहा है वो खाइए,
जो आपके प्रेफरेंसेस हैं वो आप अपने आप आइडेंटिफाई करिए, आपके ट्रिगर्स जो वॉमिटिंग के हैं वो आइडेंटिफाई करिए, उनको कट करके जो आपसे खाया जा रहा है खाइए, और बस एक हैप्पी प्रेगनेंसी होना बहुत ज़रूरी है। एक टर्म है डायस्टिस रेक्टाई, तो इसका मतलब क्या होता है? डायस्टेसिस रेक्टाई बेसिकली जब आपके पेट की मसल्स में थोड़ी स्पेस बन जाती है, इसको बोला जाता है। ये कई बार प्रेगनेंसी के बाद हो जाती है, तो हमारी जब प्रेगनेंसी में थोड़ी मसल्स लैक्स हो जाती हैं जिसकी वजह से ये हो जाता है, तो आफ्टर डिलीवरी आप थोड़ी एक्सरसाइजेस करेंगे तो ये थोड़ा सा बेटर हो जाता है। HPV वैक्सीन, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं लोगों के मन में। ये सिर्फ अनमैरिड लड़कियों के लिए होता है या फिर शादी के बाद भी विमेंस इसको ले सकती हैं? क्या होता है इसमें? तो HPV वैक्सीन इज़ द वैक्सीन फॉर सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर का जो मेन कॉजेटिव एजेंट होता है वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन होता है। ये इस इन्फेक्शन से बचाता है। तो ये जो वैक्सीन है 9 से 45 साल की कोई भी लेडी ले सकती है आफ्टर कंसल्टिंग गायनेकोलॉजिस्ट। बट ये वैक्सीन सबसे अच्छा यंग लड़कियों के लिए होता है जो 9 से 12 साल की होती हैं। अगर इस एज में हम लोग लड़कियों का वैक्सीनेशन करते हैं तो उनकी इम्यूनिटी काफ़ी बेटर रहती है। बट कोई भी जो वैक्सीन लगवाने से पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करिए, क्योंकि काफ़ी सारे अलग अलग तरह के HPV वैक्सीन सब अवेलेबल हैं। वो आपको बता पाएंगी कि आपके लिए कौन सा सबसे अच्छा वैक्सीन है। प्रेगनेंसी प्लान करने के बीच में कितना ड्यूरेशन होना चाहिए जितना और एक विमेन को देना चाहिए कि उसमें कोई प्रेगनेंसी ना हो? आपको प्रेगनेंसीज के बीच में एटलीस्ट 3 इयर्स का इंटरवल रखना चाहिए, बिकॉज इतना टाइम आपकी बॉडी को चाहिए होता है अपने न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज और अपनी बॉडी को हील करने के लिए। मीनोपॉज एक बहुत नेचुरल फेज है, हर विमेन की लाइफ में आता है, बट लोग इसके बारे में बात नहीं करते और ये बहुत रेयरली डिस्कस होता है। और इस फेज में क्योंकि लोगों को पता नहीं होता तो वो मोस्टली सपोर्ट भी नहीं दे पाते। तो इस फेज में फैमिलीज का क्या रोल है और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए? सबसे पहले मैं बोलूँगी कि मीनोपॉज कोई बीमारी नहीं है, एक नेचुरल फेज ऑफ लाइफ है। तो इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से लेडीज़ को हॉट फ्लैशेस होना, एकदम से गर्मी लगना, हड्डियाँ कमज़ोर होना, मूड स्विंग्स होना, सोने में डिफ़िकल्टी होना, वेट बढ़ना, ये सारी डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं। तो इसमें हमें अपनी जो फैमिली की लेडीज़ हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको एक हेल्दी डाइट फॉलो करने में हेल्प करना चाहिए जो कैल्शियम और विटामिन डी रिच हों, थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, उनको अच्छी नींद लेनी चाहिए ताकि थोड़ी सी ये जो डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं उसको हेल्प करता है ये सारी चीज़ें। इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से मिलिए। हमारी डेली हैबिट्स किस टाइप की होनी चाहिए, किस टाइप का डाइट हमारा होना चाहिए, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम रेगुलर बेसिस पे करें अपने पीरियड्स को, सब चीज़ों को बैलेंस रखने के लिए? तो सबसे पहले हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल का कोई भी तोड़ नहीं है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं, जंक फूड नहीं लेते हैं, अपने वेट को नॉर्मल रेंज में रखते हैं, कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स अ वीक, तो आपको कई दवाइयों की और डॉक्टर विजिट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। बट मैं कहना चाहूँगी वजाइनल हेल्थ जैसे आप बात कर रहे थे, तो प्लीज़ आप जो एक बहुत कॉमनली मैं पेशेंट्स में देखती हूँ कि वो वॉशेस जो होते हैं, वजाइनल वॉशेस, वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनके वजाइना का pH ऑल्टर हो जाता है, तो वो और इन्फेक्शंस के प्रोन हो जाते हैं। तो प्लीज़ इस तरह के वॉशेस आप बिना किसी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लें। हाइजीन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो लड़कियों को रखनी चाहिए। तो उसके क्या टिप्स और ट्रिक्स हैं, किस टाइप की हाइजीन और क्या क्या चीज़ें हैं जो उन्हें करनी चाहिए ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, बिफोर मेंस्ट्रुअल साइकिल, इन हर फॉलिकल पीरियड, क्या क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले जब आपके पीरियड्स हो रहे होते हैं तो आपको दिन में कम से कम 4 से 5 बार अपना पैड बदलना चाहिए। अगर आपको ब्लीडिंग कम भी है तो भी आपको 4 से 5 बार अपना पैड बदलना चाहिए। अगर आपको नीचे से अपनी वजाइना को क्लीन करना है तो सिर्फ पानी एडिक्वेट है, इसके अलावा आपको पानी और साबुन के अलावा कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है, कोई एक्स्ट्रा वॉशेस की रिक्वायर्ड नहीं है। आप दिन में 2 बार अपने कॉटन पैंटीज जो हैं वो बदलें। जो आजकल के टाइम पे बहुत सारे इक्विपमेंट्स आ गए हैं फॉर द पीरियड साइकिल, लाइक वो
पैड्स और menstrual cup, tampons and period panties. So are these actually healthy for the lifestyle or should we still use pads? No, I think they are very healthy because tampons help in women जो बहुत एक्टिव होती हैं, बट उसको रेगुलरली चेंज करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. मेंस्ट्रुअल कप्स भी बल्कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बट आपको उनको सैनिटाइज क्लीन करना बहुत ज़रूरी है. बट अदरवाइज आई थिंक कि बोथ ऑल दीज थिंग्स आर क्वाइट यूजफुल. और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल किस टाइप का डाइट, न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स हम लोगों को लेने चाहिए? हमें रूटीनली ही एक हेल्दी बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जो आपके मल्टीविटामिन्स जिसमें इंक्लूड हों, आपको फ्रेश फ्रूट्स हों, उसमें फ्रेश वेजिटेबल्स हों, जिसमें बहुत ज़्यादा घी तेल ना हो. ये आपको रूटीनली ही लेना चाहिए. सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी, जो हमारे बड़े बुजुर्ग भी बहुत बोलते हैं कि आपको नॉर्मल डिलीवरी करानी चाहिए, सिजेरियन इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, तो उसके बारे में क्या है, मतलब उसका रियल साइंटिफिक रीज़न और रियल उसके बैकग्राउंड स्टोरी क्या है? नॉर्मल डिलीवरी का नाम ही काफ़ी है कि वो नॉर्मल चीज़ है, एक बिल्कुल फिजियोलॉजिकल चीज़ है. इसमें हमारी बॉडी बहुत जल्दी रिकवर करती है, हमारे बच्चे को हम बहुत जल्दी फीड करवा पाते हैं, अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ पे जल्दी वापस जा पाते हैं. तो डेफिनेटली नॉर्मल डिलीवरी बहुत अच्छी होती है. बट मैं ये नहीं बोलूँगी कि सिजेरियन बुरा होता है, बिकॉज बहुत सारे इंडिकेशंस होते हैं. हर गायनोकोलॉजिस्ट चाहती है कि भाई मदर और बच्चा सेफ रहे. अगर किसी भी कारणवश ऐसा लगता है कि मदर या बच्चे की हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है तो उस केस में सिजेरियन करना बिल्कुल भी गलत नहीं है. आजकल सिजेरियन में भी रिकवरी काफ़ी अच्छी रहती है. एक विमेन कितने सिजेरियन टॉलरेट कर सकती है? डॉक्यूमेंटेड तो बहुत सारे हैं, 10 सिजेरियन हैं, बट इंडियन पॉपुलेशन में क्योंकि हमारी डाइट में हम ज़्यादातर वेजिटेरियन होते हैं, हमारी बॉडी इतनी जल्दी रिकवर नहीं करती जितनी वेस्टर्न जो डाइट होती है वो लोग रिकवर करते हैं. तो मैं बोलूँगी कि 3 सिजेरियन इंडियन पॉपुलेशन के लिए शायद इनफ है. आपको आपके काम में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या लगता है? सबसे इंटरेस्टिंग कोई भी सेफ डिलीवरी होती है वो मेरे को खुश करती है. एंड स्पेशली अगर कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी है जिसकी डिलीवरी कराई है, जो कुछ महीनों बाद एक बार बच्चे को दिखाने आती है, मिलाने आती है, तो वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगती है. आपकी फर्स्ट सर्जरी का एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करना चाहें तो? मेरी फ़र्स्ट सर्जरी मेरी फ़र्स्ट ईयर ऑफ ऑब्स्टेटिक्स गायनी की ट्रेनिंग में थी, जो मेरे सीनियर्स ने मुझसे कराई थी. तो उस सर्जरी में मेरे को बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि फ़र्स्ट सर्जरी में आप बहुत धीरे धीरे काम करते हो, बट वो हमेशा याद रहती है. आपको कभी सर्जरीज करते वक्त या डिलीवरीज करते वक्त कभी डर लगा है? बहुत बार लगता है. तो आप उसको कैसे हैंडल करते हो? बस डीप ब्रेथ्स लेते हैं और प्रे करते हैं सब सही रहे, और अपनी जितनी भी इतने सालों की जो नॉलेज है उसको यूज़ करते हैं, और उसी से सब होपफुली बेटर आउटकम्स रहते हैं. ओके. आपकी अभी तक की पूरी जर्नी में कोई एक ऐसा पर्सन या कोई डॉक्टर या आपके कोई ट्यूटर रहे हैं जिन्होंने आपकी बहुत हेल्प की है पूरी जर्नी को कवर करने में? इसमें मैं अपने पेरेंट्स का हाथ बोलूँगी, क्योंकि उन्होंने मेरे को हर तरह से सपोर्ट किया है, चाहे मेरे अप्स हों चाहे मेरे डाउन्स हों. उन्होंने मेरे को बहुत ग्राउंडेड रखा है, और उन्हीं के जैसा मैं शायद बनना चाहूँगी लाइफ में. तो सबसे इम्पोर्टेंट शायद मेरे पेरेंट्स ही हैं. तो इसी के साथ मेरा फाइनल क्वेश्चन है कि कोई पीस ऑफ एडवाइस जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें, कोई ट्रिक्स, टिप्स और कुछ डेली हैबिट्स जो वुमेन्स फॉलो कर सकती हैं नेचुरल हेल्थ के लिए? मैं बस एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि विमेन जो होती हैं हमारी, उनकी हेल्थ इतनी इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि अगर वो हेल्दी नहीं है तो हमारी फैमिली को भी वो हेल्दी नहीं रख पाएंगी. तो सबसे पहले विमेन को अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए. अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट को विज़िट करना चाहिए, बिकॉज़ ये एक रूटीन मान लिया गया है कि अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है या दर्द हो रहा है, अगर आप उसको टॉलरेट कर रहे हो तो वो नॉर्मल है. आपको टॉलरेट नहीं करना है, आपको अपने डॉक्टर को विज़िट करना है, आपको अपने फिज़िकल, मेंटल, सोशल हेल्थ सब चीज़ों पे फोकस करना है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है, और सबसे इम्पोर्टेंट है खुश रहना है. आजकल के टीनेजर्स बहुत सारी कॉन्ट्रासेप्शंस लेती हैं, तो उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं या उसमें कोई ऐसी बात है जो उन्हें नहीं पता है और उन्हें पता होनी चाहिए?
तो मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें साथ में रेज करना चाहूँगी, सर्वाइकल कैंसर। तो अगर आप यंग एज पे सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं विदाउट यूजिंग प्रोटेक्शन तो आपको सर्वाइकल कैंसर होने का रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए सेफ सेक्स प्रैक्टिस करना चाहिए और इनको कॉन्डम्स यूज़ करने चाहिए रादर देन अदर फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन अडोलेसेंस। तो बेस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन फॉर सच गर्ल्स इज़ कॉन्डम्स। थैंक यू सो मच इतनी वैल्यूएबल बातें शेयर करने के लिए। आई होप लोगों को कुछ चीज़ें समझ आई होंगी, उनके मिथ्स क्लियर हुए होंगे, फैक्ट्स क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए एंड थैंक यू। तो ये थी हमारी आज की गेस्ट डॉक्टर निधि गोयल। मैं आशा करती हूँ कि आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव कॉन्वर्सेशंस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं मिलती हूँ आपसे अगली बार। तब तक के लिए नमस्कार।